हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की जो वीडियो है इस हवाले से है कि 2023 के अंदर कौन से ऐसी चेंजेस हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, वो आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली। और अगर आपको इनका पता है तो आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा इन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, जो चेंज आया वो ये हुआ कि स्टूडेंट वीज़ा, जैसे कि आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे था, स्टूडेंट वीज़ा पे आप आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो पहले रूल कभी ये हुआ करता था कि आप कमेंसमेंट से पहले काम नहीं कर सकते। अब ये था कि आप कमेंसमेंट से पहले काम भी कर सकते थे। उसके बाद आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, अभी भी हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, कोई भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास फुल वर्किंग राइट्स मौजूद है। लेकिन ये ख़त्म होने जा रहे हैं कब? 30 जून 2023 के अंदर। तब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पर फोर्ट नाइट 48 आवर्स हैं। अच्छा, ये जहन में रखें, पहले ये 40 आवर्स हुआ करते थे पर फोर्ट नाइट, यानी 2 हफ्ते के अंदर आप 40 घंटे काम कर सकते थे। रिसेंटली आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 जून के बाद आप आ रहे हैं, यानी 1 जुलाई से ऑनवर्ड 2023, तो आपके पास 48 आवर्स पर फोर्टनाइट वर्किंग आवर्स रहेंगे एज अ स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इन्होंने एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि जो 485 है, 485 के वीज़े को एक्सटेंड किया। जैसे आपको पता होगा, पहले क्या हुआ करता था, बैचलर्स में या मास्टर्स प्रोग्राम में 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था। उसके बाद इन्होंने एक्सटेंड किया मास्टर्स वालों के लिए और 3 इयर्स कर दिया सबके लिए फ्लैट। अब इन्होंने क्या किया है कि जो 1 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिला करेगा। मिसाल के तौर पे, अगर आप बैचलर्स तो आपको 2 की बजाय 4 साल मिल सकता है। आप अगर मास्टर्स में हैं तो आपको 3 की बजाय 5 साल का मिल सकता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। बहुत सारी और ऑक्यूपेशंस हैं, जिनमें नर्सिंग भी शामिल है और भी ऑक्यूपेशन शामिल है। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो आपको ये एक्सटेंडेड टाइम इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा चेंज है जो कि 1 जुलाई 2023 से आ रहा है। इसके अलावा जो परमानेंट वीज़ाज़ हैं, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़, उनको बढ़ाया जा रहा है। 1 जुलाई से इनका कोटा ज़्यादा हो रहा है और इनकी तादाद ज़्यादा होगी। ज़्यादा का मतलब ये है और ज़्यादा लोग अप्लाई कर पाएंगे या उनको इनविटेशन मिलेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, स्टेट्स ने क्या किया? स्टेट्स ने रिलैक्सेशन देनी शुरू कर दी बहुत सारे वीज़ा के ऊपर। 190 को अगर आप देखें या 491 को देखें, 491 तो ऐसे ही बांट रहे हैं जैसे आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको स्टेट्स ये दे रही हैं। बहुत सारी स्टेट्स ने रिलैक्सेशन शो की और इनविटेशंस भी दिए। ये पहले कभी पास्ट में ऐसा हुआ नहीं था या कभी भी इस तरह नहीं नज़र आया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रिलैक्सेशन इन्होंने दी हुई है और प्रैक्टिकली उसको ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। 1 जुलाई से मजीद इसमें रिलैक्सेशन आपको नज़र आ सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इन्होंने नंबर भी बढ़ा दिए। जैसे स्टेट्स के कोटास बढ़ेंगे, इनके लिए आपको और ज़्यादा इसमें रिलैक्सेशन नज़र आएगी। और ऐसा नहीं है कि जुलाई में ये पॉलिसीज आ तो रही हैं जुलाई में, ऐसा नहीं है कि तभी ये इम्प्लीमेंट फौरी तौर पे हो जाए। अच्छा, एक और जो चेंज बड़ी आई वो ये आई कि इन्होंने जो प्रायोरिटी लिस्ट कभी हुआ करती थी उसको उस तरह एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक नई चीज़ दे दी। इन्होंने ये कहा कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे किन किन को, कि वीज़ाज़ को हम किस तरतीब के साथ या किस प्रायोरिटी के साथ इनको करेंगे, प्रोसेस करेंगे। अब क्या, सबसे पहले आप एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है। दूसरे नंबर पे जो स्पॉन्सर्ड वीज़ाज़ हैं उसमें अप्रूव्ड स्पॉन्सर्स की बात की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो डेजिग्नेटेड एरिया में रह रहे हैं उनकी बात की, परमानेंट वीज़ाज़ की बात की, और बाकी दूसरे वीज़ाज़ हैं। तो इन्होंने बड़े तरतीब के साथ ये कहा कि हम इनको ये करेंगे प्रोसेसिंग इनकी, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड लोग यहाँ पे आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके अलावा जो बहुत बड़ा चेंज आया, जब लेबर गवर्नमेंट आई तो इन्होंने आके कमेटी बनाई। उसके अंदर ये था कि जो बैकलॉग बहुत बड़ा था, और बैकलॉग क्या था? बैकलॉग तकरीबन 1 मिलियन ऐसी एप्लीकेशंस थी जो कि बैकलॉग में थी। देखें, ये वो नई एप्लीकेशंस नहीं है, नई एप्लीकेशन साथ साथ आती रही और साथ साथ आ भी रही हैं। लेकिन ये वो मिलियन का बैकलॉग था कि बड़ी हद तक उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल, एक चैलेंजिंग काम था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके लिए फंड्स को एलोकेट किया, इसके लिए रिसोर्सेज को एलोकेट किया, नया स्टाफ हायर किया, और इस बैकलॉग को 10 लाख एप्लीकेशन से कम करते हुए 6 लाख पे ले आए। अगेन ये याद रखें, बैकलॉग का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशंस आ रही थी जो वो नई, उसको कंसीडर नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी चल रही हैं सिस्टम के अंदर उसको कंसीडर कर रहे थे, और बैकलॉग इतना लंबा था।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज ये कि जो पार्टनर वीज़ाज या फैमिली वीज़ाज हैं, जिसके अंदर पार्टनर वीज़ाज आते हैं और चाइल्ड वीज़ाज आते हैं, ये डिमांड ड्रिवन थे। मिसाल के तौर पे पहले क्या होता था, कैप हुआ करता था कि आप साल के अंदर इतने पार्टनर वीज़ाज आएंगे, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया। हमने वो भी प्रोसेसिंग टाइम देखा कि अनश्योर पार्टनर वीज़ा 2 से 2.5 साल में भी नहीं आया करता था, ज़्यादा टाइम लग जाता था। और ऑफशोर का भी हमने देखा कि तकरीबन 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, ये बहुत लंबा एक प्रोसेसिंग टाइम था। अब है तो वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट का पार्टनर, लेकिन उनको इंतज़ार करना पड़ता था अपने वीज़ा को प्रोसेस करने में। इसी तरह चाइल्ड वीज़ा जो थे, चाइल्ड वीज़ाज के हवाले से भी एक लंबा टाइम आपको नज़र आया। अब ये डिमांड ड्रिवन का मतलब ये है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम कम है, इस पर कैप कोई नहीं है। तो कैप कोई नहीं है, इस तरह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस साल के अंदर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ये एप्लीकेशंस प्रोसेस होंगी जो कि पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशंस हैं। तो इट्स अ बिग नंबर। इससे होगा क्या कि प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, और प्रैक्टिकली देखने में भी आया, मेरे अपने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका ऑनशोर जो पार्टनर वीज़ा है उनका 3-3 महीने में भी आ गया, और ऑफशोर वाले जो है 4 से 6 महीने में भी आया। तो ये डिमांड ड्रिवन का मतलब ये है कि ये इनका प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया, कैप कोई नहीं है, और इंडिपेंडेंटली उस तरह ये सेक्शन काम कर रहा है कि आपको जल्दी से चीज़ों को प्रोसेस कर दे। तो डिमांड ड्रिवन। अच्छा, ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए ऑस्ट्रेलिया आने से पहले अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये अगेन वही बात करूंगा जो मैंने अपनी बहुत सारी पिछली वीडियोस में भी की, कि इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आपका वीज़ा को प्रोसेस कर रहा है। पहले कभी ऐसे हुआ करता था कि प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा हुआ करता था, बड़ा टाइटसम। कुछ वीज़ाज अभी भी हैं जिनका प्रोसेसिंग टाइम लंबा है, यानी 476 का प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में यकदम से जब इन्होंने देने या स्टार्ट करने हैं, उस तरफ इन्होंने का ध्यान जाना है ना, तो बहुत तेज़ी के साथ प्रोसेसिंग होनी है। तो इससे आपको दिल छोड़ के नहीं बैठना चाहिए, आपको दूसरी ऑप्शंस को भी देखना चाहिए कि दूसरी ऑप्शंस जो हैं आपकी उनको एक्सप्लोर करें। हो सकता है 476 की बजाय आपको 491 या 190 मिल जाए, 189 मिल जाए, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये बहुत सारा प्रैक्टिकली ये भी देखने में आया, बहुत सारे 476 एप्लीकेशंस थी वो ऑलरेडी सिस्टम में हैं। उन्होंने जिन्होंने जो प्रोएक्टिवली लोग काम कर रहे थे, जो एप्लीकेंट, उन्होंने जब अप्लाई किया 491, 190, 189 भी उन लोगों को इन्विटेशंस आए, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और आपको भी ये करना चाहिए, बजाय एक ही ऑप्शन के ऊपर बैठे रहने से बेहतर है आप करें, उसके ऊपर अप्लाई करें, अपना काम करें अपना रिलेटेड फील्ड के अंदर। तो इसके आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है। ये कुछ चेंजेस हैं जो कि 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से है। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद अपडेट्स की बात करता रहूँगा। आपका कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Please subscribe the Migration channel.